मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील्स एंड ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, जिसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। देखिए, एबीओ रक्त वर्ग वंशागति की औषधि कानून संबंधी उपयोगिता की बात करें। मेडिको लीगल एप्लीकेशन ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। रक्त वर्ग की आनुवंशिकी की सहायता से किसी बच्चे की विवादास्पद पैतृकता का सही पता नहीं लगा सकते, लेकिन ये ज्ञात किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति इसके माता पिता हो सकते हैं। अतः रक्त वर्ग की आनुवंशिकी विवादास्पद माता पिता एवं संतानों के कानूनी मामलों यानी लीगल केसेज को सुलझाने में विशेष रूप से सहायक होती है। एबीओ रक्त वर्ग वंशागति द्वारा विवादास्पद व अवैध संतान का पता लगाया जा सकता है। इसमें देखिए, सारणी 9.4 के अंदर दिया हुआ है। माता पिता का रुधिर वर्ग अगर ये ओ रुधिर वर्ग वाले होते हैं अगर माता पिता, तो इसमें इनके संतानों में केवल ओ ही रुधिर वर्ग हो सकता है, ए बी या ए बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ओ और ए रुधिर वर्ग वाले माता पिता हैं या ए वाले माता पिता हैं, तो इनके अंदर इनकी संतानों में संभव ब्लड ग्रुप ओ और ए हो सकता है, बी और ए बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ओ और बी अगर माता पिता हैं रुधिर वर्ग वाले, तो इनके संतानों में संभव रुधिर वर्ग ओ और बी हो सकता है, ए और ए बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ओ और ए बी वाले ब्लड ग्रुप वाले माता पिता हैं, तो उनकी संतानों का जो है संभव रुधिर वर्ग ए और बी हो सकता है, ओ और ए बी कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार ए और बी रुधिर वर्ग वाले अगर माता पिता हैं, तो उनमें चारों प्रकार के रुधिर वर्ग की संतानें हो सकती है, ओ ए बी और ए बी वाली। और इसी प्रकार ए और ए बी वाले माता पिता हों, बी या ए बी वाले माता पिता हों, या ए बी वाले माता पिता हों रुधिर वर्ग वाले, तो इनकी संतान केवल ए बी रुधिर वर्ग वाली होगी। ए और बी रुधिर वर्ग वाली होगी या ए बी वाली होगी, ओ वाली कभी नहीं होगी। इसी प्रकार सारणी में देखिए, अगली सारणी में संतान का रुधिर वर्ग और माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग और दूसरे जनक का रुधिर वर्ग संभव और असंभव क्या हो सकता है। अगर संतान का रुधिर वर्ग ओ है, तो माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग अगर ओ है, ए है या बी है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन ए बी कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर संतान का रुधिर वर्ग ए है, तो माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ओ और बी अगर होता है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग ए और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ और बी नहीं हो सकता। इसी प्रकार संतान का रुधिर वर्ग अगर बी है और माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ओ और ए है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग संभव रूप से बी और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ और ए कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी या ए बी है, तो दूसरे जनक का रुधिर वर्ग बी या ए बी, ए या ए बी या ए बी और ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं हो सकता। अब देखिए आगे, एम एवं एन रक्त वर्ग एम एन ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें। लैंडस्टीनर व लेवी द्वारा 1927 में एम और एन रक्त वर्गों का भी वर्णन किया गया। इसके अनुसार मानव रक्त में दो विशिष्ट प्रतिजन या एंटीजन होते हैं, जिन्हें एम और एन कहा गया मिलते हैं। इन दो प्रतिजन या एंटीजन के आधार पर मानवों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जो एम और एन या एम एन कहे जाते हैं। ये रक्त वर्ग पूर्व में वर्णित ए बी और ओ के अतिरिक्त खोजे गए हैं। एम रक्त वर्ग के मानव रक्त में प्रतिजन एम, एन वर्ग के मनुष्य में प्रतिजन एन तथा एम एन रक्त वर्ग के मनुष्य में दोनों ही एम और एन प्रतिजन होते हैं। एम एन रक्त वर्गों की कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ या नहीं होती है। इन वर्गों का एबीओ रक्त समूह से भी कोई संबंध देखने को नहीं मिलता। एम तथा एन रक्त वर्ग के प्रतिजन यानी एंटीजन प्रभावी जीन एम एवं एन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके जीनी प्ररूप निम्नानुसार होते हैं। रक्त वर्ग एम का जीनी प्ररूप एम एम और रक्त वर्ग एन का जीनी प्ररूप एन एन और एम एन का एम और एन होता है जीनी प्ररूप। मानव रक्त आदान प्रदान में इनका कोई महत्व नहीं होता है।
कारण यह होता है कि इनके प्रतिजनों या एंटीजन की प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। इनका आनुवंशिक महत्व अवश्य ही माना गया है। विभिन्न रक्त वर्गों के माता पिताओं के संगम की संतानों का रक्त वर्ग सारणी में प्रदर्शित किया गया है। देखिए, एम व एन रक्त वर्णों के संगम से प्राप्त संतानों का अपेक्षित रक्त वर्ग क्या हो सकता है। देखिए, माता एवं पिता का रक्त वर्ग अगर एम और एम है तो उनकी संतानें सभी एम एंटीजन वाली होंगी, और अगर एन और एन है माता पिता का रक्तवर्ण तो सभी संतानें एन एंटीजन वाली होगी। और अगर एम और एन है माता पिता का ब्लड ग्रुप तो फिर सभी संतानें एम और एन एंटीजन वाली होंगी। और एम और एन है अगर माता पिता का रक्त समूह तो आधी संतानें तो एम एन एंटीजन वाली होगी और आधी एन एंटीजन वाली होंगी। और अगर एम एन और एम है माता पिता का रक्त समूह ब्लड ग्रुप तो आधी संतानें तो एम एंटीजन वाली होगी और आधी एम एन एंटीजन वाली होगी, लेकिन एन एंटीजन का संतान नहीं होगी। और इसी प्रकार एम एन माता पिता का रक्त समूह है तो 1/4 जो संतानें हैं वो तो एम एंटीजन की होगी और 1/4 एन एंटीजन की होगी और आधी एम एन एंटीजन की होगी। RH रक्त समूह की बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण है। RH ब्लड ग्रुप मानव रक्त वर्ग से संबंधित बहुयुग्म एलीलों की एक और श्रृंखला वीनर, लेविने व अन्य ने मिलकर खोजी। इसे हम RH रक्त वर्ग RH ब्लड ग्रुप कहते हैं। इन वैज्ञानिकों ने रीसस बंदरों को लेकर प्रयोग किए जिसमें रीसस बंदर का रक्त गिनी पिग के शरीर में सुई द्वारा प्रवेश करवाया गया। से गिनी पिग सुअर के रक्त में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज़ का निर्मित हुए, जिसका कारण रीसस बंदर से रक्त में RH प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति थी। इसके पश्चात गिनी पिग का सीरम लेकर इससे भिन्न भिन्न मनुष्य के रक्त की जांच की तो पाया गया कि कुछ मनुष्यों के रक्त में कोई भी क्रिया नहीं हुई, परंतु कुछ मनुष्यों के तत्काल उग्र क्रिया प्रदर्शित हुई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि जिन रक्त नमूनों में क्रिया प्रदर्शित हुई उन्हें RH प्रतिजन उपस्थित था, जिनमें क्रिया अनुपस्थित थी उनमें RH प्रतिजन भी अनुपस्थित था। ऐसे मनुष्यों को RH प्रतिजन रक्त में उपस्थित था उनको RH पॉजिटिव कहा गया, तथा बिना प्रतिजन के रक्त वाले मनुष्यों को RH नेगेटिव कहा गया। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी मनुष्य के रक्त में किसी रूप में RH प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है। प्रतिरक्षी का RH एंटीजन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही निर्मित होती है। यूरोपीय देशों में अगर हम बात करें तो 85% मनुष्य RH पॉजिटिव होते हैं, जबकि 15% RH नेगेटिव होते हैं। जबकि भारतीयों की स्थिति देखें तो 93% भारतीय RH पॉजिटिव होते हैं और मात्र 7% भारतीय RH नेगेटिव होते हैं। RH एंटीजन एवं RH एंटीबॉडी के अनेक प्रकार मिलते हैं। सर्वसामान्य रूप से RH प्रतिजन या एंटीजन को हम प्रतिजन D या इसके प्रतिरक्षी काय को एंटी D के नाम से जानते हैं। प्रतिजन या एंटीजन निर्माण का नियंत्रण बहुयुग्म विकल्पी या बहुगुणित एलील्स यानी मल्टीपल एलील्स के द्वारा होता है। प्रतिजन D एक प्रभावी जीन जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं से बनता है। जब यह जीन अप्रभावी होता है तो प्रतिजन या एंटीजन नहीं बन सकता। अतः RH पॉजिटिव व्यक्ति समयुग्मजी कैपिटल RR होते हैं और विषमयुग्मजी कैपिटल R स्मॉल r। RH नेगेटिव व्यक्ति सदा समयुग्मजी व अप्रभावी स्मॉल rr होते हैं। रीसस कारक मेंडल के नियमानुसार वंशागति प्रदर्शित करता है। संतानों के रक्त वर्ण का पूर्वानुमान माता पिता के रक्त वर्गों को जानकर आसानी से लगाया जा सकता है। रीसस या रक्त वर्ग की वंशागति के बारे में 2 मत प्रचलित हैं, विर्नेस मत वीनर्स व्यू और फिशर्स मत फिशर्स व्यू। वीनर्स व्यू में बात करें, AS विनर ने रीसस कारक के 8 मुख्य एलील्स प्रस्तावित किए जो क्रमशः स्मॉल r, कैपिटल R0, कैपिटल RI फर्स्ट, कैपिटल R सेकेंड, कैपिटल R1, R2 और RX और RY है। इतने एलील्स इसलिए संभव हो पाए कि कुछ एलीलों में से प्रत्येक द्वारा 2 या 3 प्रतिजन या एंटीजन निर्मित किए जाते हैं। विनर के अनुसार रीसस रक्त वर्ग का निर्धारण एलीलों की श्रृंखला द्वारा ही किया जाता है। फिशर्स मत की बात करें, फिशर्स व्यू
आर ए फिशर ने प्रस्तावित किया कि RH प्रतिजन या RH एंटीजन निर्माण में 3 जीन्स भाग लेते हैं तथा ये तीनों जीन गुणसूत्र पर इतने पास स्थित होते हैं कि एक जीनवत ही क्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जीन्स को हम मिथ्या एलील्स या सूडो एलील्स या कूट एलील्स भी कहते हैं। इन तीनों प्रभावी जीनों को CDE तथा अप्रभावी को CDE लिखा जाता है। इस प्रकार RH नेगेटिव व्यक्ति का जीनी प्रारूप CDE होता है। यदि एक प्रभावी जीन उपस्थित होता है तो व्यक्ति RH पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में प्रदर्शित किया गया है। रिसर्च कारक से संबंधित कुछ विभाग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतानों में उनको हम निम्नानुसार हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम जनक की बात करें RH पॉजिटिव है पुरुष और नारी RH नेगेटिव है, स्त्री RH नेगेटिव है, तो इसका जीनोटाइप कैपिटल RR नर का, फीमेल का कैपिटल R स्मॉल r, गैमेट्स बनते हैं कैपिटल RR जो है पेरेंट्स में मेल के और फीमेल के कैपिटल R स्मॉल r। और प्रथम संतानीय पीढ़ी के अंदर हम देखेंगे कि सभी RH पॉजिटिव संतानें पैदा होती हैं। और जब RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव स्त्री के मध्य वापस से क्रॉस करवाया जाता है, जो कि जिनका जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r होता है, तो जो गैमेट्स बनते हैं वो कैपिटल R स्मॉल r बनते हैं। तो संतति जो है उसमें लगभग 50% संतति तो RH पॉजिटिव बनती है, जिसका जीनोटाइप कैपिटल R स्मॉल r होता है, जबकि 50% संतान स्मॉल r जीनोटाइप वाली बनती है, जो कि RH नेगेटिव होती है। ये रिसस कारक की वंशागति का निरूपण है। रिसस कारक मनुष्य में संतानोत्पत्ति के समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रयोगों में ये देखा गया है कि यदि RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से हो जाता है तो होने वाली संतान या तो भ्रूणावस्था में ही मर जाती है अथवा जन्म के समय या जन्म के कुछ समय पश्चात मृत्यु को प्राप्त होती है। सामान्यतः ऐसा प्रथम संतान के समय नहीं होता है, ऐसा सामान्यतः द्वितीय संतान के समय होता है। ऐसा इसलिए होता है कि संतान का RH प्रतिजन एंटीजन माता के रक्त में प्रवेश करता है, वह माता के रक्त में RH एंटीबॉडीज़ उसके विरुद्ध बनती हैं और भ्रूण में प्रवेश करके उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। भ्रूण में RH एंटीबॉडी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देती है। इस रोग को हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस के नाम से जानते हैं। ऐसा सामान्यतया प्रथम संतान के समय नहीं होता है, द्वितीय संतान के समय ऐसा देखने को मिलता है। बहुजीन वंशागति या मात्रात्मक वंशागति मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। मेंडल के आधार पर प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण 2 जीन्स द्वारा किया जाता है जो एक ही जगह अवस्थित होते हैं, किंतु कुछ लक्षण 2 से भी अधिक जीन्स द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं जो भिन्न भिन्न जगहों पर अवस्थित होते हैं। इन जीन्स को बहुजीन्स या मल्टीपल जीन्स या पॉलीजीन्स कहते हैं। चूँकि एक लक्षण को अनेक जीन प्रदर्शित करते हैं तो उस लक्षण के प्रदर्शन का कुछ भाग एक जीन द्वारा नियंत्रित होता है। एक जीन का हिस्सा तथा लक्षण को नियंत्रित करने वाले कुल जीन्स के आधार पर ही लक्षण की वंशागति निर्भर करती है। एक लक्षण को जब कई जीन नियंत्रित करते हैं तो उन सभी जीन्स को समेकित जीन्स या क्यूमुलेटिव जीन्स कहते हैं। इनको प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि थोड़ी थोड़ी भूमिका सभी जीन्स निभाते हैं। अतः नियंत्रित लक्षण की गुणवत्ता क्वांटिटी के स्थान पर मात्रा यानी क्वालिटी के स्थान पर मात्रा या क्वांटिटी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लक्षण की मात्रा के हिसाब से प्रत्येक जीन की क्रियाविधि को परखा जा सकता था। नियंत्रित लक्षणों की व्याख्या गुणात्मक के स्थान पर मात्रात्मक होकर रह जाती है। तब बहुत से लक्षण मात्रात्मक होते हैं, फलस्वरूप इनकी वंशागति मात्रात्मक वंशागति या क्वांटिटिव इनहेरिटेंस कहलाती है। मात्रात्मक वंशागति का अध्ययन कर सबसे पहले सन 1908 में L.H. नील्सन एडलेह ने किया था और 1910 में E.M. ईस्ट ने बताया कि जीनों का संचयी प्रभाव यानी क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो सकता है। एकाधिक जीनों के भाग लेने के कारण इसे तंत्र कहा जाकर बहुजीनी तंत्र या पॉलीजेनिक सिस्टम के नाम से संबोधित किया गया। इस प्रकार के तंत्रों के कारण होने वाले वंशागति को बहुकारक परिकल्पना मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस के रूप में स्पष्ट किया जाने लगा है। मात्रात्मक वंशागति के प्रमुख उदाहरणों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। गेहूं का अष्टी रंग, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। नील्सन एहले ने 1908 में सर्वप्रथम एक मात्रात्मक लक्षण गेहूं के अष्टी रंग का अध्ययन किया था। उन्होंने शुद्ध गहरी लाल
प्रशुद्ध सफ़ेद अस्थि वाले पौधे का संकरण प्राप्त किया जिसमें लाल रंग प्रभावी था। प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में प्राप्त अस्थि रंग दोनों रंगों के मध्य का था। इस पीढ़ी का परस्पर संकरण कराकर जब द्वितीय संतानीय पीढ़ी यानी F2 प्राप्त की तो उन्हें अस्थियों के कई रंग जिनमें लाल रंग की भिन्न भिन्न मात्रा थी प्राप्त हुए तथा सफ़ेद अस्थि मात्र एक ही थी तथा अनुपात 15:1 था। 15 रंगीन प्रकारों में जिनमें चारों जीन लाल रंग के थे वह एक पूर्णतः लाल रंग की अस्थि थी जिसमें 3 जीन थे। उन 4 अस्थियों का रंग कुछ कम लाल था। 6 अस्थियाँ जिनमें 2 जीन लाल रंग के थे वे न तो ज़्यादा लाल थी न ही सफ़ेद किंतु दोनों के रंग के मध्य की रंग की थी और 4 अस्थियों में मात्र एक ही जीन लाल रंग का होने के कारण वे हल्की लाल रंग की थी। इनकी जीनिक संरचना हम देख सकते हैं। इस प्रकार लाल रंग की मात्रा में अंतर के कारण एक ही रंग के अनेक भेद उत्पन्न हुए हैं। देखिए जनक गहरे लाल कैपिटल A कैपिटल E कैपिटल B जीनोटाइप वाले, सफ़ेद वाले जो जनक हैं जिसका स्मॉल a स्मॉल b जीनोटाइप है। गैमेट्स बनेंगे कैपिटल A B और कैपिटल A स्मॉल कैपिटल AB और स्मॉल a b। प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 पीढ़ी में हम देखेंगे कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b स्थिति जो कि लाल सफ़ेद के मध्य का कलर होता है। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के जो F1 संकर है उनके मध्य जब क्रॉस कराया जाता है तो हम देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी में जो गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल a और AB जीनोटाइप वाले जीन बनते हैं। इसकी F2 पीढ़ी अगर हम देखें तो इसके परिणाम कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। गहरे लाल रंग वाले 1 बनता है, लाल रंग वाले 4, मध्यम लाल रंग वाले 6, हल्के लाल रंग वाले 4 और सफ़ेद रंग वाले 1। तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात है वो तो 15:1 होता है, लाल 15 और 1 सफ़ेद। और इसका जीनोटाइप अनुपात होता है 1:4:6:4:1। तो ये हो गई गेहूं में अस्थि रंग की वंशागति। कृपया हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये मात्रात्मक वंशागति के उदाहरण हैं। थैंक यू।